सो हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो मैं जानता हूँ मैंने थर्मोडायनेमिक्स पूरा नहीं किया बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजन, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो चैप्टर भी वापस आएगा एंड मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार फ्लो बन जाए तो मैं आपको पूरा चैप्टर का स्लाइड दूंगा। इसलिए मैं वापस से आपको ये सब टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ये वीडियो भी मेरा थर्मो जैसे ही रहने का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है। तो क्यों पढ़ते हैं पहली बात इस चैप्टर को? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक इन in inorganic chemistry. It sets the base for the upcoming chapters of inorganic chemistry. अब आगे आने देखोगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा मैं उसके बाद आपको। ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं उससे पहले ही आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरा करवा दूंगा। ठीक है। तो देखेंगे कि इसका कितना यूज आता है और आगे चल के ब्लॉक एलिमेंट्स का इसका होता है और आगे चल के कोऑर्डिनेशन। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस जेई एडवांस दी वो है कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, और उनका बेस कहाँ से आता है? इस चैप्टर से आता है। ठीक है। इसलिए पता होना चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जनरली तो सवाल नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। क्या पता कल को मेंस ऐसे सवाल बना दे कि तीन एलिमेंट डोमिनल लॉ ऑफ ट्रायल में। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे पढ़ाने के बाद। ठीक है। सबसे पहले तो हमको जरूरत थी एक जनरलाइजेशन करने की। ठीक है। ये सब आपको पता ही कि हाँ, अगर जनरलाइजेशन होता है तो आसानी रहती है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है, आपको बोल दे कि जी ये है 25 प्लेयर, अपने हिसाब से देख लो ये कौन कौन है, मुश्किल होगा। लेकिन वहीं अगर आपको पता लग जाए कि हाँ कौन सा पेस बॉलर है, कौन सा स्पिन बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा विकेट कीपर है, ठीक है, कौन सा ऑलराउंडर है, तो आप उसकी स्किल्स पे और आसानी से काम कर सकते हो कि आपने पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। कुछ वैसे प्रकार का ही होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो डोबिनियर साहब आए, उन्होंने कुछ कुछ किया कि उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये जो भी लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, मुझे पता है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको सीधा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जैसे दो एलिमेंट है ना, 7 और 39, तो इन्होंने ऐसा देखा कि इन दो एटॉमिक मास का एवरेज लेना, तो सोडियम का एटॉमिक मास आ रहा है तो उसको इंक्रीजिंग में डाल दिया। ठीक है। जैसे मान लीजिए 0, 50, 100 टाइप का। वैसे ही यहाँ देख लीजिए 40, 88, 37 नीचे कैलकुलेशन कर रखा है। 177/2 87.5 नियरली 80 आता है स्ट्रॉन्शियम का। ठीक है। और आपको ये पता ही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये एलिमेंट्स एक ही लाइन में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। अभी लाइन में नहीं, आप ग्रुप में बोलना सीखना होगा। ठीक है। This law states that the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of other two elements which are arranged such that elements having similar properties are placed in increasing order of their atomic weight. आपके सामने एग्जांपल है। सिंपल था, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ नहीं आया होगा। इंपॉर्टेंस था कि पहली बार किसी ने हिस्ट्री में कोशिश की थी कि हम कुछ कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ पीरियोडिसिटी ढूंढने की, कुछ जनरलाइजेशन ढूंढने की। लिमिटेशन: ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स फॉलोड दिस रूल। दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर द हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है। आपको पता है ये दो एग्जांपल है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल और आता है Cl, Br और I का। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई एग्जांपल है। ठीक है। आप खुद से भी ढूंढ के बना सकते हो। ठीक है। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो पहले तो डोवेनर साहब ने ट्राई किया बट वो नहीं आया। न्यूलैंड साहब आए और इन्होंने पहली बार इंपॉर्टेंस, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। फर्स्ट एवर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वर डन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया। आप ये टेबुलर फॉर्म देख सकते हो। इन द इंक्रीज किसमें? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। कुछ करके उनको पता लगा, जैसे कि 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 और फिर 23 आ गए, तो ये दोनों साथ में हो गए। ठीक है। वैसे ही ऐसे आगे चला, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर से पोटेशियम आ गया। ठीक है। नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इनका एट्थ एलिमेंट ही रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो बस ये था लिमिटेशन। ऑब्वियसली कैल्शियम के आगे ये सब फिट में नहीं आ पाए। ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर कह सकते हो टर्निंग पॉइंट। ठीक है। वो आता है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ही ओज द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल while डोबिनियर ने इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप। ठीक है। इन्होंने इनिशिएट किया था कि हाँ भाई कुछ हम पीरियोडिसिटी ढूंढ सकते हैं। ऑक्टेव्स ने किया था। बहरहाल मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ और बता दूं, ऑक्टेव्स, इसको ऑक्टेव्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एट्थ एलिमेंट रिपीट कर रहा है। तो अगर आपको पता हो तो सा रे गा मा पा धा नी सा फिर से आ जाता है। तो 1 और 8, सा रे गा मा 4, पा धा नी सा। ठीक है। आठवां, तो पहला और आठवां सा रिपीट कर रहा है, तो इन्होंने इसलिए इसको ऑक्टेव्स का नाम दिया। इंग्लिश में भी कुछ होता है, उसमें भी ये 1 और 8 रिपीट करते हैं। ठीक है। तो डोमिनी ने तो स्टार्ट किया, ऑक्टेव्स ने उसको शेप दिया, लेकिन उस सबसे जो
पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ पहली बार की, हाँ ये पीरियोडिक लॉ मैंने इस पे बेस किया है, वो थे मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनका पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल में यही डिफरेंस है कि एटॉमिक मास पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है, ठीक है। तो मेंडलीव साहब ने ये कहा, तो उन्होंने अपना ये पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल वाज मेड एंड अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स in increasing atomic mass. Mendeleev knew that new elements would get discovered, so he left a gap to fulfill the criteria for that new element. He left the gap under aluminium and a gap under silicon and called these elements Eka aluminum and Eka silicon. Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of the general physical properties. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम था, ठीक है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम रखा है, ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात कर रहे हो, और यहाँ पे सिलिकॉन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर लिया था कि आगे और एलिमेंट, तब तक आई थिंक 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और उसके आगे उनको पता था कि और एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने जगह छोड़ दी, उनको ये भी पता था कि इनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसकी जगह छोड़ दी और आगे चल के, और उसको जो नाम दिया गया, मतलब जब तक वो डिस्कवर नहीं हुए थे, बोला गया था, एक ये जो यहाँ लिखा है, मैं वापस नहीं लिख रहा, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, ठीक है, जो आगे चल के बने आपके गैलियम और जर्मेनियम, जो कि आगे जाके डिस्कवर हुए भी, ठीक है। तो उनकी ये पॉइंट सही साबित हुआ, ठीक है। तो ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। प्रॉब्लम अभी भी है, कुछ लोग सेंटर में रखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर में रखते हैं, तो वो हमेशा एक डिबेट का पार्ट रहता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स इंपॉर्टेंट, discovery of isotopes required a place for newer elements because isotopes are the same element with same atomic number but different atomic masses. For example, carbon with atomic mass 12, 13 और 14। अगर किसी को आइसोटोप्स नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, अब हम सब ने पढ़ा है 1 1H, ठीक है, जिसका एक ही एटॉमिक नंबर एक, लेकिन और भी एग्जिस्ट करते हैं, ड्यूटेरियम एग्जिस्ट करता है और ट्राइटियम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन सब के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बल्कि एटॉमिक मास। अब क्या हुआ, उस अंदर आइसोटोप डिस्कवर नहीं होता, सबको लगता था एक हाइड्रोजन है, लेकिन अब तो हाइड्रोजन भी 3 टाइप के हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। ट्राइटियम डी और ड्यूटेरियम, आप अगर आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे ड्यूटेरियम बहुत यूज भी होता है, ठीक है। ट्रिटियम तो रेडियो एक्टिव है, वैसे ही कार्बन भी एग्जिस्ट करता है, C12 C13 C14 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है। तो अब इनके लिए पोजीशन चाहिए था, तो एटॉमिक मास तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। तो मोर एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उन्होंने सोचा था कि एक तो गैलियम और जर्मेनियम डिस्कस होगा, उनको थोड़ी पता था और भी एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे और भी अलग अलग जगहों पे, ठीक है। एंड ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थिंकिंग दैट एटॉमिक मेजरमेंट्स माइट बी इनकरेक्ट। ये उनकी गलती थी, उन्होंने कुछ में देखा कि आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट जो था, lower than that of tellurium was placed in group 7 along with the fluorine, chlorine, bromine, जबकि उसके साथ आयोडीन आना चाहिए था। ये आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ क्या आना चाहिए था, आयोडीन आना चाहिए था, पर वो नहीं रखा बिकॉज उनको लगा कि ये वेट गलत निकाले गए होंगे, जो कि गलत नहीं थे, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसके बाद हमारा इसको सही करने के बाद आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो तब तक अब आप एक काम करें, आप इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और आप कमेंट्स में मेरे को ये ज़रूर बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ये आपका होमवर्क है कि आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, कमेंट्स में मेरे को आंसर चाहिए, कमेंट्स में आई वॉन्ट द आंसर्स, ठीक है। कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, और एक सेकेंड चाहिए कि आप, चलिए आप यही बता दीजिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ठीक है।